आज 31 दिसंबर 2025 है। हम एक ऐसे साल के आखिर में खड़े हैं जिसमें हमने भारतीय सिनेमा के एक जीनियस गुरुदत्त की 100वीं जयंती मनाई। उन्हें कई नामों से याद किया जाता है। कोई उन्हें सनकी कहता है, कोई अकेलेपन का पैगंबर, तो कोई भारतीय सिनेमा का फीनिक्स। और इन सभी नामों के पीछे एक ऐसा कलाकार छिपा है जिसे पूरी तरह से समझना आज भी नामुमकिन सा लगता है। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं, किताबें, इंटरव्यू, उनके साथ काम करने वालों की यादें, वो सब मिलकर एक ऐसी शख्सियत की तस्वीर बनाते हैं जो विरोधाभासों से भरी थी। हाँ, और आज हम उनकी उसी उलझी हुई शख्सियत को समझने की कोशिश करेंगे उनकी सबसे चर्चित और शायद सबसे व्यक्तिगत फिल्म कागज के फूल के जरिए। ये वो फिल्म है जो 1959 में बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटी, लेकिन आज दुनिया भर के फिल्म स्कूलों में एक मिसाल की तरह पढ़ाई जाती है। तो चलिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक फिल्मकार की निजी पीड़ा, उसका अकेलापन एक यूनिवर्सल एहसास बन सकता है। और ये भी कि कला और जिंदगी के बीच की वो महीन रेखा कहाँ और कैसे धुंधला जाती है। तो शुरू कहाँ से करें? गुरुदत्त से? हाँ, सबसे पहले यही सवाल कि गुरुदत्त असल में थे कौन। हमारे हाथ जो भी मटेरियल लगा है उसे पढ़कर लगता है कि वो एक पहेली थे। जैसे वहीदा रहमान जी ने एक जगह कहा है कि वो बेसब्र भी थे और साथ ही उनमें गजब का धैर्य भी था। हाँ, ये कमाल का विरोधाभास है। ये कैसे मुमकिन है? यही तो उनका जादू था। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्हें कुछ बनाने का क्रिएट करने का जुनून था, लेकिन साथ ही मौत का ख्याल भी उन्हें अपनी तरफ खींचता था। पर्दे पर उनकी पहचान भी सबसे अलग थी। देखिए, उस दौर में 3 बड़े स्टार्स थे। दिलीप कुमार अपनी ट्रेजिक इमेज के लिए मशहूर थे। हाँ, ट्रेजेडी किंग। बिल्कुल। राज कपूर का अंदाज चार्ली चैपलिन जैसा था, जो समाज पर टिप्पणी करता था, और देवानंद एक चार्मिंग एंटी हीरो थे। तो गुरुदत्त कहाँ फिट होते थे इसमें? वो कहीं फिट नहीं होते थे। उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई। उन्होंने इन तीनों की थोड़ी थोड़ी खासियत लेकर एक नया किरदार गढ़ा, द मिसअंडरस्टूड मैन। द मिसअंडरस्टूड मैन। हाँ, वो इंसान जिसे दुनिया ने गलत समझा। उनकी शख्सियत में दिलीप साहब की उदासी थी, राज साहब की तरह समाज को आईना दिखाने की कोशिश थी, और देव साहब जैसी एक मासूमियत भी थी। और ये किरदार सिर्फ पर्दे तक ही सीमित नहीं था, है ना? उनकी अपनी जिंदगी में भी काफी उथल-पुथल थी। बिल्कुल। स्रोतों में उनके मुश्किल बचपन, फिर भाई की मौत का सदमा, और उनकी पत्नी मशहूर गायिका गीता दत्त के साथ उनके तनाव भरे रिश्ते का बार-बार जिक्र आता है। तो ऐसा लगता है कि उनकी जिंदगी का यही दर्द छनकर उनकी फिल्मों में आता था। हाँ, एक तरह से। उनके हीरो अक्सर टूटे हुए, हारे हुए, समाज से निकाले हुए लोग होते थे, और शायद यही वजह है कि उनकी कला आज भी इतनी सच्ची लगती है। वो एक्टिंग नहीं कर रहे थे, वो शायद अपने अंदर के संघर्ष को जी रहे थे। और इसी अंदरूनी संघर्ष की सबसे गहरी और सबसे खूबसूरत झलक हमें कागज के फूल में मिलती है। चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं। जरूर। लेकिन उस दुनिया में जाने से पहले ये याद रखना जरूरी है कि ये फिल्म उस वक्त के लिए एक तकनीकी चमत्कार थी। अच्छा। हाँ, ये भारत की पहली सिनेमास्कोप फिल्म थी। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। सिनेमास्कोप, ये शब्द तो हम बहुत सुनते हैं, लेकिन 1959 के दर्शक के लिए इसका असल में मतलब क्या था? अरे, इसका मतलब था एक जादू। आप सोचिए, आज हम वाइड स्क्रीन के आदी हैं, लेकिन तब ज्यादातर फिल्में एक स्क्वायर जैसे फ्रेम में आती थी। हाँ, सही है। सिनेमास्कोप ने उस पर्दे को अचानक बहुत चौड़ा कर दिया। दर्शकों के लिए ये एक ऐसा अनुभव था जैसे वो खुद उस कहानी के अंदर पहुंच गए हों। कमाल है। और गुरुदत्त जैसे जीनियस ने इस चौड़े फ्रेम का इस्तेमाल भव्यता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अकेलेपन को और गहरा करने के लिए किया। एक विशाल खाली फ्रेम में एक छोटा सा अकेला इंसान। सोचिए, उसका अकेलापन कितना बड़ा दिखता होगा। वाह, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी इमोशन को बढ़ाने के लिए किया गया। तो इस चौड़े पर्दे पर कहानी क्या थी? कहानी है एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर सुरेश सिन्हा की, जिसका किरदार खुद गुरुदत्त ने निभाया है। उसकी शादीशुदा जिंदगी तबाह हो चुकी है क्योंकि उसकी पत्नी और उसके अमीर ससुर फिल्म बनाने के काम को नीचा समझते हैं। वो अपनी बेटी से भी दूर है। इसी अकेलेपन के बीच उसकी मुलाकात होती है शांति से, जिसे वहीदा रहमान ने निभाया है, और वो उसकी सादगी और टैलेंट को पहचानकर उसे एक बड़ी स्टार बना देता है। और जैसा कि अक्सर होता है, यहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। बिल्कुल। समाज उनके रिश्ते को गलत नाम देता है, अफवाहें उड़ती हैं, और एक एक करके सब उससे दूर हो जाते हैं। उसका परिवार, उसका काम, सब कुछ। और फिल्म का अंत तो दिल दहला देने वाला है।
वो उसी स्टूडियो में अपनी डायरेक्टर की कुर्सी पर अकेला और गुमनाम मर जाता है जहां कभी उसका राज चलता था। एक स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से समझाता है। गुरुदत्त की पिछली फिल्म प्यासा का नायक विजय आखिर में दुनिया को चुनौती देता है। हाँ, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। एग्जैक्टली वो दुनिया के मुंह पर एक तमाचा था, एक बगावत थी, एक गुस्सा था, एक इनकार था। सही। लेकिन कागज के फूल का नायक सुरेश सिन्हा बगावत नहीं करता, वो हार मान लेता है। उसका पूरा अस्तित्व जैसे कह रहा हो, मैं हार गया। ये एक कलाकार के सरेंडर की कहानी है। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये फिल्म उनकी अपनी कहानी थी, एक ऑटोबायोग्राफी? क्योंकि वहीदा रहमान ने खुद एक जगह कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ये फिल्म बन रही थी तब गुरुदत्त कामयाबी के शिखर पर थे, उनकी कोई फिल्म फ्लॉप नहीं हुई थी, तो फिर ये हार का एहसास कहाँ से आया? और ये बहुत वाजिब सवाल है। बाहरी तौर पर वो असफल नहीं थे, लेकिन उनके अंदर का संघर्ष तो था। शराब की लत और बिखरते रिश्तों का जिक्र है, वो सब फिल्म के नायक में साफ झलकता है। शायद इसीलिए इस फिल्म को एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी कहते हैं। एक ऐसी भविष्यवाणी जो खुद को ही सच साबित कर दे। हाँ, ये तो डरावना है। बहुत। फिल्म की कहानी और उसका अंत भयानक रूप से उनकी अपनी जिंदगी के अंत से मिलता जुलता है। जब सिर्फ 39 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई, फिल्म की असफलता ने उन्हें तोड़ दिया था। और कहा जाता है कि इसके बाद उन्होंने कभी किसी फिल्म को बतौर डायरेक्टर अपना नाम नहीं दिया। बिल्कुल। जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इतना गहरा दर्द बयान करने के लिए उन्होंने लंबे लंबे डायलॉग्स का सहारा नहीं लिया। उन्होंने कैमरे से कहानी सुनाई, है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही गुरुदत्त की असली जीनियस थी। वो शब्दों से नहीं, तस्वीरों से बात करते थे। और इसमें उनके सिनेमाटोग्राफर वीके मूर्ति का योगदान अच्छा। अविश्वसनीय है। इस फिल्म में रोशनी और परछाई सिर्फ एकलेराज नहीं है, वो खुद किरदार हैं। अच्छा। हाँ, वो किरदारों की मानसिक स्थिति, उनके रिश्ते, उनकी उम्मीदें और उनके डर को दिखाते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वो आइकॉनिक सीन, वो गाना वक्त ने किया क्या हसीन सितम, और वो एक रोशनी की किरण, वो बीम ऑफ लाइट। हाँ, जो स्टूडियो की छत से आती है और दोनों किरदारों को अलग अलग रखते हुए भी जोड़ती है। वो सीन आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। और क्या आपको पता है वो किरण कैसे बनाई गई थी? कैसे? हमारे स्रोतों से पता चलता है कि वो कोई महंगी स्टूडियो लाइट नहीं थी। वीके मूर्ति ने बताया था कि एक दिन शूटिंग के दौरान उन्होंने देखा कि छत के एक छेद से सूरज की रोशनी सीधी नीचे आ रही थी। गुरुदत्त को वो इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा, मूर्ति, मुझे बिल्कुल ऐसी ही लाइट चाहिए। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 2 बड़े शीशों का इस्तेमाल किया। एक बाहर रखा सूरज की रोशनी को पकड़ने के लिए, और दूसरा स्टूडियो के अंदर उस रोशनी को बिल्कुल सही जगह पर फेंकने के लिए। सिर्फ 2 शीशे? हाँ, आज के सीजीआई के दौर में ये सोचना भी मुश्किल है कि सिर्फ 2 शीशों और धूल के कुछ कणों से इतना जादुई और यादगार सीन बनाया गया था। वाह! और इस किरण का मतलब क्या था? वो सिर्फ एक विजुअल तो नहीं हो सकती। बिल्कुल नहीं, वो किरण एक पवित्र जगह बन जाती है। एक ऐसी जगह जहां 2 बिछड़े हुए प्रेमी सुरेश और शांति रूहानी तौर पर मिलते हैं। ये कला और रचनात्मकता की वो पाक जगह है जहां दुनिया की कड़वाहट, उसके नियम कानून नहीं पहुंच सकते। उस रोशनी के अंदर वो सिर्फ 2 कलाकार हैं, एक दूसरे की प्रेरणा। और विजुअल्स के साथ साथ इस फिल्म की आत्मा तो इसका संगीत है, एस.डी. बर्मन और कैफी आजमी। बिना संगीत के तो ये फिल्म अधूरी है। और 2 गीतों का जिक्र करना तो बहुत ही जरूरी है। पहला, वही गीत वक्त ने किया क्या हसीन सितम। हाँ, इसे गाया है गुरुदत्त की अपनी पत्नी गीता दत्त ने। और शायद हाँ, यही बात इस गाने को और भी दर्दनाक बना देती है। बिल्कुल। जब आप वो गाना सुनते हैं ना, तो गीता दत्त की आवाज में जो एक हल्का सा कंपन है, जो दर्द है, वो सिर्फ पर्दे पर शांति का दर्द नहीं लगता। वो उनका अपना दर्द लगता है। हाँ, वो गुरु और गीता के अपने टूटते रिश्ते की गूंज भी है। वो लाइन, तुम रहे ना तुम, हम रहे ना हम, उनकी अपनी जिंदगी की हकीकत बन गई थी। ये सोचना भी अजीब है कि एक पत्नी अपने पति और उस औरत के बीच फिल्माए जा रहे एक सीन के लिए अपनी आवाज दे रही है जिनके रिश्ते को लेकर इंडस्ट्री में बातें चल रही थीं। बिल्कुल। और दूसरा गीत है देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। ये तो जैसे पूरी फिल्म का निचोड़ है। ये तो फिल्म का सार है। कैफी आजमी ने इसमें दुनिया की और खासकर फिल्म इंडस्ट्री की मतलबी फितरत को नंगा कर दिया है। वो लाइन है ना, उड़ जा प्यासे भौंरे, रस न मिलेगा खारों में, कागज के फूल जहाँ खिलते हैं, बैठ न उन गुलजारों में। हाँ,
ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर एक तीखी टिप्पणी है। वो कह रहे हैं कि ये एक नकली दुनिया है जहां रिश्ते और सफलता कागज के फूलों की तरह हैं, दिखने में बहुत सुंदर, लेकिन उनमें ना कोई खुशबू है ना कोई सच्चाई। बिल्कुल। ये एक चेतावनी है कि इस चमक दमक में अपनी असलियत मत खो देना। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है, एक फिल्म जो 60 साल से भी पहले बुरी तरह फ्लॉप हुई, जिसे दर्शकों ने नकार दिया, वो आज इतनी जरूरी, इतनी रेलेवेंट क्यों मानी जाती है? क्योंकि ये फिल्म अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। 1959 का दर्शक एक फिल्मकार के इतने निजी, इतने अंदरूनी और निराशावादी दुख को बड़े पर्दे पर देखने के लिए तैयार नहीं था। लोग सिनेमा में अपनी परेशानियों से दूर भागने के लिए आते थे, एक कलाकार की आत्मा का इतना नग्न प्रदर्शन देखने के लिए नहीं। तो फिर बदला क्या? वक्त बदला। 1980 के दशक में जब फिल्म फेस्टिवल्स और फिल्म सोसाइटीज का चलन बढ़ा, तो लोगों ने इस फिल्म को दोबारा खोजना शुरू किया। एक नई पीढ़ी ने इसे देखा, जिसने कला को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक एक्सप्रेशन के तौर पर समझा। सही कहा। और तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई हारी हुई फिल्म नहीं, बल्कि एक मास्टरपीस है। आज इसे दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म मेकिंग पर बनी फिल्मों में गिना जाता है। इसका असर आज भी दिखता है। मैंने पढ़ा कि 2022 में जो फिल्म आई थी चुप, रिवेंज ऑफ द आर्टिस्ट, हाँ, उसका पूरा कथानक ही कागज के फूल को मिली आलोचना और उसकी विरासत से जुड़ा हुआ है। हाँ, वो फिल्म इसी बात पर आधारित है कि कैसे एक समीक्षक की कठोर आलोचना एक कलाकार को तबाह कर सकती है। ये कागज के फूल को एक सीधी श्रद्धांजलि है और ये दिखाता है कि गुरुदत्ता का काम आज के फिल्मकारों को भी कितना प्रभावित करता है। गुरुदत्त के बारे में एक और दिलचस्प बात जो हमारे स्रोतों से सामने आती है, वो ये है कि उनके अपने कोई खास इंटरव्यू मौजूद नहीं है। वो अपनी कला के बारे में ज्यादा बात नहीं करते थे। और शायद इसी रहस्य ने उनकी लेजेंड को और भी मजबूत किया है। हम उन्हें सीधे तौर पे नहीं जानते, हम उन्हें दूसरों की यादों से, उनके दोस्तों और परिवार के किस्सों से और सबसे ज्यादा उनकी फिल्मों से जानने की कोशिश करते हैं। कागज के फूल की तरह गुरुदत्त भी एक ऐसी कलाकृति है जिसे हम महसूस कर सकते हैं, उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन शायद पूरी तरह कभी नहीं समझ सकते। तो हमने गुरुदत्त और कागज के फूल की इस उदास लेकिन खूबसूरत दुनिया की यात्रा की। एक ऐसे कलाकार की कहानी जो अपनी कला में इतना डूब गया कि शायद उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं मिला, या शायद वो निकलना ही नहीं चाहता था। और अंत में एक विचार के साथ छोड़ जाते हैं। फिल्म के आखिर में जब सुरेश सिन्हा पूरी तरह टूट चुका होता है, तो वो अपनी बेटी और अपनी प्रेरणा शांति दोनों से दूर भाग जाता है। हाँ, क्या यह सिर्फ एक हार थी, एक कायरता थी, या जैसा कि कुछ स्रोत इशारा करते हैं, यह उसकी आखिरी ईमानदारी का काम था? आखिरी ईमानदारी, इसका क्या मतलब हुआ? शायद वो अपनी कला की पवित्रता को और शांति की मासूमियत को अपने बिखराव, अपनी टूटन से बचाना चाहता था। शायद उसे लगा कि अगर वो उनके पास रहा तो उसकी परछाई उन्हें भी खराब कर देगी। अच्छा, तो ये एक सवाल खड़ा करता है, शुद्ध कला की तलाश में खुद को तबाह कर लेना, क्या ये कलाकार का सबसे बड़ा बलिदान है या उसकी सबसे बड़ी असफलता?